नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजम शो में। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। हम बात करेंगे अध्याय 14 की, जिसका नाम है नियंत्रण। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य सरकार ये कैसे पक्का करती है कि हमारी नगरपालिकाएं सही तरीके से काम करें। हम धारा 309 से लेके 320 तक के हर पहलू को बहुत गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि नगर पालिकाएं स्वायत्त मतलब ऑटोनमस तो हैं, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अच्छा। वो एक बड़े प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा है। तो ये अध्याय असल में उन्हीं नियमों और शक्तियों का एक संग्रह है जिनके जरिए राज्य सरकार आप कह सकते हैं एक अभिभावक की तरह नगर पालिकाओं पर नजर रखती है। नजर रखती है। जी, उन्हें निर्देश देती है और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप भी करती है। इसका मकसद अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही तय करना है। बनाया जा रहा है। एकदम सही। ये धारा उस प्रशासनिक मशीनरी की नींव रखती है जो पूरे राज्य में नगर पालिकाओं के काम को देखेगी। देखिए, इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार एक वरिष्ठ अधिकारी को निदेशक स्थानीय निकाय यानी डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज के पद पर नियुक्त करेगी। अच्छा, तो ये सबसे बड़े अधिकारी हुए हैं। जी, ये अधिकारी एक तरह से पूरे राज्य के शहरी स्थानीय निकायों का मुखिया होता है। इस कानून के तहत जितनी भी शक्तियां और कर्तव्य निदेशक को दिए गए हैं, उनका इस्तेमाल यही अधिकारी करेगा। अब इस धारा की उपधारा 2 कहती है कि जाहिर है पूरे राज्य का काम एक अकेला अधिकारी नहीं संभाल सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए ये उपधारा राज्य सरकार को शक्ति देती है कि वो निदेशक की मदद के लिए अतिरिक्त अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है, जैसे उपनिदेशक या सहायक निदेशक। और ये सभी अधिकारी निदेशक के अधीन काम करेंगे, मतलब उनका सुपरविजन और कंट्रोल निदेशक के हाथ में होगा। और इन सहायक अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी? क्या वो निदेशक जितने ही शक्तिशाली होंगे? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें मिलता है उपधारा 3 में। इस धारा की उपधारा 3 कहती है कि इन सहायक अधिकारियों के पास कौन सी शक्तियां होंगी, ये निदेशक तय करेगा। अच्छा, तो ये निदेशक पर निर्भर करेगा। हाँ, कानून कहता है कि इन अधिकारियों के पास वही शक्तियां और वही कार्यक्षेत्र होंगे जो निदेशक उन्हें एक लिखित आदेश के जरिए सौंपेगा। इस प्रक्रिया को शक्तियों का समनुदेशन या असाइनमेंट कहते हैं। मतलब निदेशक अपने काम का एक हिस्सा उन्हें सौंप सकता है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी निदेशक की ही रहती है। तो अब हमारे पास एक ढांचा है, एक निर्देशक है और उसकी टीम है। अब सवाल ये है कि ये टीम करेगी क्या? यहीं पर शायद अगली धारा आती है, 310 निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की शक्तियां। बिल्कुल। अब जब टीम बन गई है तो उसे काम करने के लिए औजार मतलब टूल्स भी तो चाहिए। ये धारा वही औजार देती है। ये धारा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जैसे निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को नगर पालिकाओं के काम पर नजर रखने के लिए कुछ बहुत मजबूत शक्तियां देती है। इसकी उपधारा 1 में 4 अलग अलग खंड है। तो इस उपधारा के खंड क में कहा गया है कि वो अधिकारी किसी भी नगर पालिका की सीमा में जाकर उसकी किसी भी अचल संपत्ति जैसे कोई बिल्डिंग, पार्क या जमीन, अच्छा, या उसके अधीन चल रही किसी संस्था या फिर नगर पालिका द्वारा करवाए जा रहे किसी भी निर्माण कार्य की जगह पर जाकर जांच कर सकता है। इसे प्रवेश व निरीक्षण कहते हैं। मतलब उसे सिर्फ कागज देखने का हक नहीं है, बल्कि जमीन पर जाकर फिजिकली काम देखने का भी अधिकार है। बिल्कुल। इसका कोई असली उदाहरण दे सकते हैं? मतलब ये व्यवहार में कैसा दिखेगा? जरूर। मान लीजिए बीकानेर नगर निगम एक नया सामुदायिक भवन बनवा रहा है। अब राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी को अगर लगता है कि भाई निर्माण में कोई गड़बड़ी हो सकती है, तो वो सीधे उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता, काम की रफ्तार और नक्शे के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, इन सब की जांच कर सकता है। इसी से जुड़ा हुआ है इस उपधारा का खंड ख। इसमें कहा गया है कि वो अधिकारी नगर पालिका से कोई भी दस्तावेज, रिकॉर्ड, कोई रिपोर्ट या हिसाब किताब की जानकारी लिखित में मांग सकता है। अच्छा, तो एक तरफ जमीनी हकीकत की जांच और दूसरी तरफ कागजी कार्रवाई की। सही पकड़ा। फिर इस उपधारा के खंड ग में कहा गया है
कि अगर निरीक्षण के दौरान अधिकारी को नगर पालिका के किसी काम पर कोई आपत्ति है या कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो नगर पालिका से लिखित में स्पष्टीकरण मांग सकता है कि ये काम क्यों और किस नियम के तहत किया जा रहा है। और अंत में इस उपधारा के खंड घ में कहा गया है कि अगर राज्य सरकार किसी विशेष मामले की जांच का निर्देश देती है तो वो अधिकारी उस मामले की पूरी जांच कर सकता है और जांच को प्रभावित होने से बचाने के लिए जरूरत पड़ने पर जरूरी रिकॉर्ड अपने कब्जे में भी ले सकता है ताकि सबूतों से कोई छेड़खाड़ न हो सके। यानी इस अधिकारी के पास जांच की पूरी शक्ति है, लेकिन क्या निदेशक को हर जगह खुद जाना पड़ेगा या वो ये काम किसी और को भी सौंप सकता है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जवाब उपधारा 2 में है। ये उपधारा कहती है कि निदेशक अपनी इन शक्तियों को अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी को सौंप सकता है, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है। शर्त वो क्या है? शर्त ये है कि वो अधीनस्थ अधिकारी कम से कम उपखंड अधिकारी यानी सब डिविजनल ऑफिसर एसडीओ रैंक का होना चाहिए। उससे नीचे के रैंक के अधिकारी को ये शक्तियां नहीं दी जा सकती। इसे शक्तियों का प्रत्यायोजन या डेलीगेशन कहते हैं। अच्छा, तो समनुदेशन और प्रत्यायोजन में एक बारीक सा फर्क है ना? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, समनुदेशन असाइनमेंट ऐसा है जैसे एक मैनेजर अपनी टीम के सदस्य को एक खास काम सौंप दे, लेकिन प्रत्यायोजन डेलीगेशन ऐसा है जैसे मैनेजर टीम लीडर को ये अधिकार दे दे कि वो खुद अपनी टीम को काम सौंप सके। एक में आप काम देते हैं, दूसरे में काम देने की शक्ति देते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। धारा 311 नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। ये तो धारा 310 जैसी ही लगती है, इसमें अलग क्या है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। ये धारा 310 का ही एक तरह से विस्तार है, लेकिन इसका फोकस बहुत स्पष्ट है, सिर्फ और सिर्फ कार्यालय का निरीक्षण। ये कहती है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी प्राधिकृत अधिकारी किसी भी नगर पालिका के ऑफिस में जाकर वहां रखे रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है। इसका खास मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कार्यालय का जो प्रशासनिक कामकाज है वो भी पारदर्शी और नियमों के अनुसार चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने समझा कि राज्य सरकार कैसे एक प्रशासनिक ढांचा बनाती है और फिर उस ढांचे के जरिए नगर पालिकाओं पर नजर रखती है। लेकिन सिर्फ नजर रखना तो काफी नहीं है। क्या होगा अगर वे कुछ गलत होता हुआ देखें? क्या उनके पास उसे रोकने की कोई सीधी शक्ति है? बिल्कुल, और यही हमें इस अध्याय के सबसे शक्तिशाली प्रावधानों में से एक धारा 312 पर लाता है। नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। ये सिर्फ देखने की नहीं बल्कि हस्तक्षेप करने की शक्ति है। निलंबित करना मतलब किसी चीज पर रोक लगा देना, जी, उसे सस्पेंड कर देना। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि अगर नियुक्त अधिकारी को लगता है कि नगर पालिका का कोई आदेश, कोई प्रस्ताव या कोई काम इन 4 में से किसी एक श्रेणी में आता है। 4 श्रेणियां कौन कौन सी? पहला, वो जनता को नुकसान पहुंचा रहा है या उनकी तकलीफ का कारण है। दूसरा, उससे शांति भंग हो सकती है। तीसरा, वो नगर पालिका के अपने हित में नहीं है, मतलब अहितकर है। या चौथा, वो गैर कानूनी है। अच्छा, अगर इनमें से कोई भी स्थिति हो तो वो अधिकारी एक लिखित आदेश जारी करके उस काम या आदेश के निष्पादन पर तुरंत रोक लगा सकता है। वाह, मतलब राज्य सरकार का एक अधिकारी नगर पालिका के पूरे बोर्ड के एक चुने हुए फैसले पर अकेले रोक लगा सकता है। ये तो एक तरह का वीटो पावर हो गया। इसका कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए जोधपुर की नगर पालिका एक प्रस्ताव पास करती है कि एक ऐतिहासिक बावड़ी को भरकर वहां पार्किंग बना दी जाए। अब नियुक्त अधिकारी को लगता है कि ये फैसला जनता के हित में नहीं है, क्योंकि इससे एक ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो जाएगी और ये शायद गैरकानूनी भी हो। तो वो इस प्रस्ताव के निष्पादन को इस धारा के तहत तुरंत निलंबित कर सकता है। और निलंबन के बाद क्या होगा? क्या ये रोक हमेशा के लिए? नहीं, इसका जवाब उपधारा 2 में है। ये उपधारा कहती है कि जब ऐसा निलंबन का आदेश जारी होता है तो उसकी एक कॉपी, जिसमें निलंबन के कारण भी लिखे होते हैं, राज्य सरकार और संबंधित नगर पालिका को भेजी जाती है। इसके बाद अंतिम फैसला राज्य सरकार करती है। यानी फाइनल अथॉरिटी राज्य सरकार है। जी, राज्य सरकार तय कर सकती है कि उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया जाए, उसमें कोई बदलाव किया जाए या निलंबन के आदेश को ही रद्द कर दिया जाए। लेकिन इसमें एक परंतु भी है जो लोकतंत्र और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ये कहता है कि राज्य सरकार उस निलंबन के आदेश की पुष्टि मतलब उसे कंफर्म तब तक नहीं करेगी जब तक नगर पालिका को अपना पक्ष रखने का उचित मौका, जिसे युक्तियुक्त अवसर कहते हैं, न दिया जाए। ये एक जरूरी संतुलन है। अब आते हैं धारा 313 पर, आपात की दशा में असाधारण शक्तियां। आपात यानी इमरजेंसी। हाँ, ये धारा आपातकालीन स्थितियों के लिए है, जैसे युद्ध, कोई बड़ी महामारी या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये असाधारण शक्ति दी गई है कि वो नगर पालिका की किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कोई भी जरूरी काम तुरंत करवाने का आदेश दे सकता है। और खर्च? इस काम पर जो भी खर्च होगा उसका भुगतान नगर पालिका को अपनी निधि से तुरंत करना होगा। आपातकाल में जिला मजिस्ट्रेट को इतनी शक्ति क्यों? नगर पालिका का अध्यक्ष या बोर्ड क्यों नहीं? क्योंकि आपातकाल में तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जरूरत होती है, जिसमें किसी भी तरह की देरी या राजनीतिक बहस की गुंजाइश नहीं होती। जिला मजिस्ट्रेट पूरे जिले की प्रशासनिक मशीनरी का प्रमुख होता है और उसके पास संकट से निपटने के लिए बेहतर संसाधन होते हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोटा शहर में बाढ़ आ जाए, तो जिला मजिस्ट्रेट लोगों की जान बचाने के लिए नगर पालिका को तुरंत राहत शिविर लगाने, खाने पीने की व्यवस्था करने का आदेश दे सकता है। उसे इसके लिए नगर पालिका की बोर्ड मीटिंग का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसकी उपधारा 2 कहती है कि अगर नगर पालिका भुगतान करने में आनाकानी करती है तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को सीधे भुगतान करने का आदेश दे सकता है जिसके नियंत्रण में नगर पालिका की निधि मतलब फंड है। और उपधारा 3 ये स्पष्ट करती है कि इस धारा पर भी धारा 312 की उपधारा 2 के प्रावधान लागू होंगे। मतलब जिला मजिस्ट्रेट के आदेश की सूचना कारणों सहित राज्य सरकार को दी जाएगी और अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही होगा। अगली धारा है 314, आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अधिपेक्षा का अनुपालन। ये भी इमरजेंसी से ही जुड़ी लगती है। जी, ये धारा भी आपातकालीन या विशेष परिस्थितियों के लिए है, जैसे युद्ध, अकाल, महामारी, बाढ़ या कोई बहुत बड़ा मेला। ये धारा कहती है कि ऐसी स्थिति में अगर राज्य सरकार या उसका कोई अधिकारी नगर पालिका के कर्मचारियों की सेवाएं मांगता है और इसमें खास तौर पर स्वास्थ्य, सफाई, बिजली, पानी या निर्माण विभाग के कर्मचारियों का उल्लेख है, तो नगर पालिका को तुरंत उन निर्देशों का पालन करना होगा। और इन सेवाओं पर जो खर्च होगा वो भी नगर पालिका को ही देना होगा। इसके साथ ही उन सेवाओं पर जो भी निर्धारित शुल्क होगा उसका भुगतान भी नगर पालिका को ही करना होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुष्कर मेला। हाँ, पुष्कर मेला। जैसे पुष्कर मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु आते हैं। उस समय व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार अजमेर नगर निगम से अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों की मांग कर सकती है। तो नगर निगम को ये व्यवस्था करनी ही होगी और उसका खर्च भी उठाना होगा। अब बात करते हैं निर्माण कार्यों की। धारा 315, सार्वजनिक संकर्मों के निष्पादन के लिए अभिकरण। यहाँ संकर्म और अभिकरण का क्या मतलब है? यहाँ संकर्म का मतलब है सार्वजनिक निर्माण कार्य या पब्लिक वर्क्स, जैसे सड़कें, पुल, भवन वगैरह। और अभिकरण का मतलब है एजेंसी। ठीक है। इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि ऐसे सार्वजनिक निर्माण कार्य जिनमें विशेष तकनीकी कुशलता की जरूरत होती है और जो शायद नगरपालिका के इंजीनियरों के बस में नहीं है, उन्हें राज्य सरकार खुद या किसी विशेष एजेंसी जैसे PWD के माध्यम से पूरा करवाएगी। इसकी उपधारा 2 कहती है कि नगर पालिका के अन्य सामान्य निर्माण कार्य भी किसी एजेंसी द्वारा करवाए जा सकते हैं, लेकिन वे नगर पालिका की निगरानी यानी पर्यवेक्षण में होंगे। और खर्चा वो कौन देगा? खर्चा नगर पालिका ही देगी। उपधारा 3 कहती है कि अगर राज्य सरकार कोई काम करवाती है तो उस पर हुआ खर्च, इस्तेमाल हुए उपकरणों का शुल्क, सुपरविजन फीस, सब कुछ नगर पालिका को चुकाना होगा। और उपधारा 4 ये सुनिश्चित करती है कि भुगतान हो जाए। ये कहती है कि अगर नगरपालिका भुगतान नहीं करती है तो राज्य सरकार सीधे उस अधिकारी को आदेश दे सकती है जिसके पास नगरपालिका निधि है कि वो सबसे पहले सरकार के इस खर्चे का भुगतान करे। अगली धारा 316 ये भी निर्माण कार्यों से ही जुड़ी है। राज्य सरकार द्वारा निष्पादित संक्रमों के संबंध में विशेष उपबंध। हाँ, ये धारा राज्य सरकार को सार्वजनिक निर्माण के मामले में और भी ज्यादा सीधी शक्तियां देती है। इसकी उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार किसी भी समय नगर पालिका से सलाह करके 3 तरह के काम कर सकती है। कौन से 3 काम? इसका खंड क कहता है
कि सरकार जनता के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए जरूरी किसी भी स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य को अपने हाथ में ले सकती है। खंड ख कहता है कि सरकार उन कामों का मैनेजमेंट और रखरखाव यानी अनुरक्षण अपने पास रख सकती है या नगरपालिका को दे सकती है, या अगर दे दिया है तो उसे वापस भी ले सकती है। और खंड ग कहता है कि इन कामों के निर्माण, रखरखाव और उस पर लगे ब्याज सहित पूरा खर्चा नगरपालिका निधि से वसूल कर सकती है। और इसकी उपधारा 2 फिर से इस बात पर जोर देती है कि नगरपालिका निधि रखने वाले अधिकारी को सरकार के इन भुगतानों को प्राथमिकता देनी ही होगी। अब आते हैं एक और बहुत गंभीर धारा पर, 317 नगरपालिका मामलों की सरकार द्वारा जांच। जी, ये एक बहुत शक्तिशाली धारा है। इसकी उपधारा 1 कहती है कि राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को नगरपालिका के प्रशासनिक मामलों के किसी भी पहलू की जांच करने के लिए नियुक्त कर सकती है। इसकी उपधारा 2 सबसे महत्वपूर्ण लगती है। ये कहती है कि जांच करने वाले इस अधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होंगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। एक प्रशासनिक अधिकारी को न्यायिक शक्तियां क्यों दी जा रही हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करना नहीं है, बल्कि जांच को प्रभावी बनाना है। अगर अधिकारी के पास गवाहों को बुलाने या दस्तावेज जब्त करने की शक्ति नहीं होगी, तो कोई भी नगरपालिका जांच में सहयोग ही नहीं करेगी और पूरी प्रक्रिया अर्थहीन हो जाएगी। अच्छा, तो ये शक्ति जांच को दांत देती है। बिल्कुल, वो गवाहों को बुला सकता है, शपथ पर बयान ले सकता है और दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश भी दे सकता है। इसकी उपधारा 3 और 4 जांच खर्चों से संबंधित है। ये कहती है कि गवाहों पर होने वाला खर्च और जांच का कुल खर्च ब्याज सहित कैसे और किससे वसूला जाएगा, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। अब अगली धारा है 318 कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की सरकार की शक्ति। ये कर्मचारियों की भर्ती और फिजूल खर्ची से संबंधित लगती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यावहारिक समस्या का समाधान है। कई बार नगरपालिकाएं जरूरत से ज्यादा कर्मचारी नियुक्त कर लेती हैं। तो इस धारा की उपधारा 1 कहती है कि अगर सरकार को लगता है कि किसी नगरपालिका ने जरूरत से ज्यादा कर्मचारी नियुक्त कर लिए हैं या उनका वेतन बहुत ज्यादा है, तो सरकार उसे कम करने का आदेश दे सकती है। ठीक है। इसकी उपधारा 2 में सरकार कुछ और कदम भी उठा सकती है, जैसे काम को सुचारू बनाने के लिए कुछ शक्तियां मुख्य नगरपालिका अधिकारी या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंप सकती है। और उपधारा 3 कहती है कि नगरपालिका को इन आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। और उपधारा 4 राज्य सरकार को एक बहुत बड़ी शक्ति देती है। सरकार के पास ये शक्ति है कि वो अतिरिक्त कर्मचारियों को सरप्लस या अतिशेष घोषित करके उन्हें किसी दूसरी नगरपालिका में समायोजित कर दे जहां उनकी जरूरत हो। तो सरकार फिजूल खर्ची रोक सकती है, लेकिन क्या हो अगर समस्या फिजूल खर्ची की नहीं बल्कि काम चोरी की हो? मतलब नगरपालिका अपना कोई जरूरी काम ही नहीं कर रही हो, जैसे शहर की सफाई। ये एक बहुत आम समस्या है और कानून इसके लिए भी तैयार है। यही धारा 319 का विषय है। नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम करने पर सरकार की शक्ति। यहाँ व्यतिक्रम का मतलब है चूक या फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटीज। इसकी उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई शिकायत मिलती है और जांच में ये पाया जाता है कि नगरपालिका अपने किसी अनिवार्य कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, तो सरकार उसे वो काम पूरा करने के लिए एक समय सीमा देगी। और अगर उस समय में भी काम ना हो तो उपधारा 2 लागू होगी। इसकी उपधारा 2 कहती है कि अगर नगरपालिका उस समय सीमा में भी काम पूरा नहीं करती, तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति या एजेंसी को नियुक्त कर सकती है जो उस काम को पूरा करेगा, और इस काम का पूरा खर्च और उस व्यक्ति का पारिश्रमिक दोनों का भुगतान नगरपालिका को करना होगा। और अगर फिर भी भुगतान ना हो तो उपधारा 3 लागू होती है। ये कहती है कि सरकार नगरपालिका निधि से सीधे भुगतान का आदेश दे सकती है। और अब इस अध्याय की अंतिम धारा 320 नगरपालिका की स्थापना होने तक उसकी शक्तियों का प्रयोग, ये नई नगरपालिकाओं के बारे में है। जी, जब कोई नई नगरपालिका बनती है तो उसके पहले चुनाव होने तक उसका काम कैसे चलेगा, ये धारा ये बताती है। ये कहती है कि राज्य सरकार एक अधिकारी या एक समिति नियुक्त करती है जो चुनाव होने तक उस नई नगरपालिका की सभी शक्तियों का प्रयोग करती है। लेकिन इस अस्थायी व्यवस्था पर कुछ शर्तें भी होंगी। हाँ बिल्कुल, इसमें 3 महत्वपूर्ण शर्तें हैं
पहली शर्त खंड क के अनुसार ये है कि इस व्यवस्था के लागू होने के 6 महीने के भीतर पहले चुनाव करवाना अनिवार्य है। 6 महीने, ठीक है। पहला। दूसरी शर्त खंड ख के अनुसार ये है कि चुनाव के बाद नई चुनी हुई नगरपालिका को जल्द से जल्द कार्यभार सौंपना होगा ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो सके। और तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण शर्त खंड ग के अनुसार ये है कि ये नियुक्त अधिकारी या समिति कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती और न ही कोई नई उपविधि यानी बाय लॉ बना सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अधिकार केवल चुनी हुई नगरपालिका के पास ही होता है, बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। तो ये था राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 का अध्याय 14। अगर इन सभी धाराओं को एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। ये सिर्फ छोटे मोटे सुधार के बारे में नहीं है, ये राज्य सरकार का एक पूरा इंटरवेंशन टूल किट है, यानी हस्तक्षेप करने के औजार। बिल्कुल सही कहा आपने। इसमें निगरानी के, जांच के, गलत फैसलों को रोकने के, आपातकाल में काम करवाने के और काम न करने पर खुद काम करवाने के हर तरह के औजार मौजूद हैं। इसका अंतिम उद्देश्य यही है कि स्थानीय स्वशासन का फायदा आम जनता तक सही तरीके से पहुंचे। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।